हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव ऑन आरएनएन टीवी। यहाँ पर बात होगी इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, प्रॉपर्टी इश्यूज, टैक्सेस के हवाले से, शेयर्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स और डॉलर कब गिरता है कब ऊपर जाता है ये भी जानेंगे। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फैशन, स्ट्रीट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, प्रोमिनेंट फिगर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, क्राइम एनालिसिस भी होगा। लेकिन हम सेलिब्रेशंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो तमाम बातें जो इस दुनिया में हो रही हैं, चप्पे चप्पे कोने कोने में आपको बताएंगे बुशरा खान लाइव प्लेटफॉर्म के जरिए, ओनली ऑन आरएनएन टीवी। क्योंकि यहाँ पर बात होगी हकीकत पर मबनी, यहाँ पर हकाइक से पर्दा उठाया जाएगा और मैं और आप रूबरू होंगे एक दूसरे के। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं बताती चलूँ कि मेरे आज के गेस्ट जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक फर्म चला रहे हैं विच इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म एज एडम बर्नार्ड, जो कि यूएसए में भी है, यूके में भी है। तो चलिए जनाब, आइए मिलते हैं बैरिस्टर राशिद असलम से। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आपका पूछने का। Thank you for taking out your precious time. I know कि you run one of the biggest firm, Adam Bernard, जो कि यूएसए में भी है, यूके में भी है। और मैं कहना चाहूँगी कि तमाम सर्विसेज, इमिग्रेशन, लिटिगेशन, टेनेंट्स, मैरिज इश्यूज और भी बहुत से हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑलराउंडर आपकी जो है फर्म काम करती है। सर, मैं बात करना चाहूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आजकल के ज़माने में 2025 का ज़माना है। अब तो हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया ऑब्सोलीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हो चुका है डिजिटलाइज्ड ईरा की जानब। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अभी भी कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर? जी, जो यहाँ पे प्रैक्टिस में देखने में आया कि सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे जो रिश्तेदारान या बाकी लोग उसमें कब्जा कर लेते हैं, उसमें डिस्प्यूट कोई खड़ा कर देते हैं, उसमें इंक्लूडिंग सक्सेशन या इनहेरिटेंस के इश्यूज भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कब्जा करते हैं, बट वहाँ के जो पॉलिटिकल बासर लोग होते हैं वो उनको बैकिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती उन इदारों में, जैसे ओपीएफ है या ओपीसी है, जो स्पेसिफिकली ओवरसीज के लिए बनाए गए हैं, ओवरसीज के मसाइल को हल करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई भी शख्स यहाँ पे आता है तो 15-20 साल लगा के एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाता है, या वो बाइंग करते हैं जायदाद की। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो वतन के साथ जुड़े होते हैं, उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि इस्टेब्लिश होने के बाद वापस वहां पे जाएंगे। बट एंड ऑफ द डे वो ये होता है कि वहां पे रिश्तेदारान या बाकी अफराद जो कम्युनिटी के होते हैं, सोसाइटी के होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं फौज डॉक्यूमेंट्स के जरिए, या ऐसी डीड्स बना के जिसको आगे प्रोटेक्टेड लिटिगेशन में वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जो पाकिस्तानियों को दरपेश है। उस हवाले से जो फास्ट कोर्ट्स के का कोई प्रपोजल आया था, बट वो अभी तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। उसमें जो जहाँ तक मेरी मालूमात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करना था और सेशन जजेस ने वो अदालतें लगानी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लगी। एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से अक्सर पाकिस्तानी, 10 में से 8 पाकिस्तानी इस प्रॉब्लम का शिकार है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पाकिस्तानियों के हवाले से एक जो बड़ा सुतीलेपन का सलूक किया जाता है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बहुत सारे बयानात दिए इस हवाले से कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान का जो ज़रिए मुबादला देखें, पाकिस्तान की को जो रिमिटेंस ओवरसीज भेजते हैं वो तकरीबन $38.3 बिलियन हैं सालाना, जो लेटेस्ट जी रिपोर्ट है उसके जी। हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा ज़रिए मुबादला है जो पाकिस्तानी भेजते हैं। बट अगर आप उनके हवाले से रिस्पेक्ट का आंसर देखें, वो उतना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया में। जो लोग रहते हैं, जो एनआरआई कहलाते हैं, उनको जिस तरह के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं हुकूमत की जानिब से, जो मराहत मिलती हैं हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानियों को वो नहीं मिलती। इवन एयरपोर्ट्स पे या बाकी जगह पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जिसमें एयरपोर्ट्स पे उनके साथ बदतमीजी होती है और वो बैठ के जहाज में वापस आ जाते हैं। कहने का मकसद ये कि इस हवाले से कोई ना कोई लिटिगेशन होनी चाहिए, इस हवाले से कोई बातचीत होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों की वहाँ पे सुनवाई का, पार्लियामेंट में भी कोई चीज़ नहीं है उनके पास, और प्रेजेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं है। बातचीत तो होती है, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे इटली के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर, जो अमेरिका में या फ्रांस में बसते हैं, तो उनको एक पार्लियामेंट में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का
हक हासिल है, उनकी अपनी सीटें हैं जो इटालियन पार्लियामेंट में हैं, और बहुत सारे मुल्कों में ऐसी लेजिस्लेशन है। पाकिस्तानियों के हवाले से जितनी बड़ी तादाद है, 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में बसते हैं। तो ऐसी अभी तक कोई भी लेजिस्लेशन नहीं हुई कि जिसमें उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। कुछ फेवरेट्स होते हैं, उनको सेनेट का टिकट दे दिया जाता है या बाकी चीजें कर दी जाती हैं, बट उसमें भी नेशनैलिटी उनको विड्रॉ करना पड़ती है, जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत रॉन्ग एक्ट है। एक शख्स ने अगर पूरी उम्र यहाँ पे रह के नेशनैलिटी कमाई है, उसके बाद वो इस सतह पे आया है कि अपने आप को, अपना एक किरदार अदा कर सके पाकिस्तानी सोसाइटी में, उसको कहा जाए कि आप अपनी नेशनैलिटी छोड़ दें, मैं ये समझता राइट। हूँ कि ये उस बंदे के साथ, उस शख्स के साथ ज्यादती है। इट्स अनफेयर, आपको लगता है? ठीक है, आपके लेंस में आपने इस वक्त एज ए क्रक्स बहुत से मसाइल हैं जो कि आपने टच किए हैं। इसको मैं टर्न बाय टर्न कैटेगराइज करना चाहूँगी। इसके अलावा भी और बहुत से मसले हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, स्पेशली जब आपने पार्लियामेंट की बात की, आपने और भी बहुत रवैयों की बात की है कि कोर्ट में बहुत से मसले मसाइल हैं। उससे अबव ऑल प्रॉपर्टी इश्यूज़ की आपने बात की जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, और ये ऐसे मसाइल जो है वो 80% है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी इश्यूज़ जो हैं और उसके साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो बूम है और जो इसका स्कोप है, और पाकिस्तान में ये जो एक कॉन्सेप्ट है इस इंडस्ट्री का जिस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से रैपिडली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आगे से उनको उस तरह से जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उस पर आपने कहा कि ऐसे कुछ लिटिगेशंस पर को जाना पड़ता है। लेकिन आपका इशारा मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हुकूमत की जानब है कि वो कुछ ऐसे कानून लेकर आए या कवानीन लेकर आए जिसको लागू किया जा सके और वो नाफिज हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली। आप मुझे बताइए, मौजूदा हुकूमत ऑब्वियसली सुन रही है इस वक्त, तो ये मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माइंड में क्या रेमेडीज़ हैं, आपके पास इसके क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम एज एन अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ऐसे मसले मसाइल कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक ठीक हो सके? देखिए, एक तो पार्लियामेंट में हमारी सीटें होनी चाहिए वहां पे, ताकि कोई शख्स वहां पे आवाज बुलंद कर सके। अभी कोई 1 डेढ़ 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था कि हम मोबाइल लेके जाते थे तो हमारा मोबाइल वहां पे कुछ अरसे के बाद ब्लॉक हो जाता था, हमें वहां से इवन मोबाइल बाय करना पड़ता था। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी रियायत हैं जो हम मांगते हैं, कोई बहुत बड़ी एक्सेप्शनल कोई चीजें हम नहीं चाहते। एक तो ये बात है। पार्लियामेंट के हवाले से 1 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ आबादी के हिसाब से जो भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, ताकि हमारा नुमाइंदा वहां पे मौजूद हो, दोनों हाउसेस में, सेनेट में, पार्लियामेंट में, हमारी बात हो सके, हमारे मसाइल पे बात हो सके। एक तो ये अहम बात है। दूसरा, ओपीएफ एक इदारा है जो फेडरल बेसिस पे ओवरसीज के मसाइल हल करता है, और एक प्रोविजनल सॉरी सूबाई सतह पे भी एक अदारा है जो लोगों के मसाइल को देखता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई इशू हल नहीं करना होता तो दोनों इदारे एक दूसरे की तरफ उस एप्लीकेशन को फेंकते हैं। बहुत सारे तजर्बे में देखने में आया कि लोगों ने पोर्टल पे एप्लीकेशंस भेजी, तो उन्होंने कहा जी ये हमारा मामला नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, तो आप ओपीएफ को बात करें। तो एक तो इन इदारों की आपस में इस किस्म की बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इदारे होते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो वो खुद ब खुद दूसरे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं एप्लीकेशन। तो एक किस्म का इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर लोगों के मसाइल हैं तो वो हल हो सकें और तरजीही बुनियादों पे हल हो सकें। एक सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा, जो फौज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। उसके हवाले से अगर किसी शख्स ने फौज डॉक्यूमेंट बना के किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया या अपने नाम पे कर लिया, हथियार लिए, तो उस पर एक क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए ताकि इस अमर को रोका जा सके, इस अमल को रोका जा सके फ्यूचर के लिए। ये एक मेरी सजेशन होगी आपके तवसत से, आपके प्लेटफॉर्म से। तीसरा, इसमें बेसिकली कुछ इश्यूज ये भी आते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन का है उसमें काफी हद तक अभी बेहतरी हुई है। पोर्टल्स बने हैं, नादरा ने अपना पोर्टल बनाया है, नाइकोब बनना शुरू हो गए हैं, पासपोर्ट राइट। बनना शुरू हो गए, बट अभी भी उसमें बेहतरी की जरूरत है, उसमें और सहूलतें देने की जरूरत है लोगों को। क्योंकि लोग जब यहाँ से, इन कंट्रीज से नॉर्मल काम के लिए इधर के डिपार्टमेंट से, जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ की हुकूमतों के, तो उनके साथ जब बात करते हैं तो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ बात होती है, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के साथ बात होती है, तो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, जैसे ओवरसीज का
ओवरसीज एम्बेसीज में अमला जो है वो यहाँ का होना चाहिए, उन ममालिक का होना चाहिए जो कि पढ़े लिखे हों, जो यहाँ से एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, उनका सर्विस लेवल उस लेवल का होना चाहिए जो यहाँ का होता है। एक पाकिस्तान और का, अहम राइट? चीज आप के पाकिस्तान की कह रही जी हैं? पाकिस्तान की एम्बेसीज के हवाले से। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं जो तीसरी पीढ़ी में हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्रैंडफादर्स आए, उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी यहाँ पे यूके में चल रही है, इसी तरह यूएसए में दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो उस हवाले से इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है एम्बेसीज का। एम्बेसीज को कोई स्पेसिफिक कोई इस हवाले से इंगेज करने का तरीकाकार निकालना चाहिए, जैसे बाकी एम्बेसीज हैं। इंडियंस उनको इसमें बूस्ट बहुत करने की एक्टिव जरूरत हैं, है, आप बाकी लोग यही कह बहुत रहे हैं? एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा So they जरूरत need a है। push as a और catalyst. एक जी जी, और अभी पहली दफा ये देखा है कि हमारी जो नस्लें हैं वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, ये जो रिसेंट वॉर है इसकी वजह से, क्योंकि इस वॉर में पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है यकीनन। उसकी वजह से बड़े फख्र से बयान करते हैं। मैं एक आपको वाकया बताता हूँ। प्लीज। कुछ अर्सा पहले एक डॉक्टर साहिबान थी, वो यहाँ की बॉर्न थी, ब्रॉटअप थी, तो 35-40 की एज में होंगी, हॉस्पिटल में काम करती हैं यहाँ पे लोकल। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि पहली दफा मैंने अपने कोलीग्स को बड़े फख्र से बताती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हालांकि वो पाकिस्तान 5 साल में, मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान कितनी दफा गई, मैं कहती मैं 5 साल में एक दफा गई हूँ, पर जब से ये जंग जीती है हमने, तो कहती है प्राउडली बैठ के बताती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक स्टेटस पाकिस्तान का चेंज हो गया है, मतलब एक, मैं ये समझता हूँ गोल्डन एरा है, इसको मजीद हम इसमें से अपने आप को फैजियाब करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस हवाले से हुकूमत की अगर पॉलिसीज अच्छी हो इंटीग्रेशन के हवाले से, उस जनरेशन के लिए जो यहाँ पे बॉर्न हुई, यहाँ पे ब्रॉटअप हुई, तो मेरा ख्याल है कि वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा। एक ये बात हो गई। दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से अब बिजनेस में कामयाब होने के बाद जब पैसे कमा लेते हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं, बट मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि 2 या 3 साल के बाद वो शिफ्ट तो बड़े इस तरह जज्बे के साथ होते हैं, वहां पे घर बाय करते हैं, प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, बट 2-1 साल के बाद वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं ये सिस्टम नहीं अच्छा, सिस्टम नहीं फेवरेबल। बल्कि एक रिसेंटली एक प्रोफेशनल, रिटायर्ड प्रोफेशनल थे, बड़े हाई जॉब से रिटायर हुए थे, वो वहां पे गए तो वो कहते कि मैं वहां पे प्रोटेक्टेड फील नहीं करता, डर लगा रहता है अमन अमान की सूरत हाल की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से थोड़ी सी हुकूमत को चाहिए नजरसानी की कि जरूरत है। इसमें बेहतरी लाएं, नजरसानी की जरूरत है, जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनके हवाले से। एक और आपके तवज्जुह से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ प्लीज। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सैटरडे को, इस वीकेंड पे मैं एक सिखों के इज्तिमा पे गया हुआ था, उनकी कोई मीटिंग थी, तो मैं मुझे बुलाया हुआ था गेस्ट के तौर पे। तो उनमें एक साहब थे जो अभी पाकिस्तान से होके आए थे 2 माह पहले, तो वो बड़े खुश होके मिले। मैंने कहा पाकिस्तान कैसा लगा, कहते बहुत अच्छा लगा, कहते सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, हमारे साथ पुलिस की गार्ड होती थी, पीछे हमारी बस होती थी, हमने बहुत सारी जियारत की, ननकाना साहब और बाकी सारी जगह। तो कहते बट एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब हम वापस आ रहे थे तो वहां पे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी कुछ दे के जाएं मुझे। कहते मैंने कहा कि तुम्हारी पे कितनी है, उसने कहा जी 80,000, सॉरी 1,80,000 या वोट एवर ही सेड। तो मैंने कहा, कहते कि मैंने उसको कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमसे पैसे मांगते हुए। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा ये सा एक एक अलमिया भी अजीब है, सी बिल्कुल। सिचुएशन आई थी सेकंड योर ओपिनियन। कि सबसे पहले जो वो आपने बात पुलिस की। जो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी वही उनके लिए उनसे पैसे मांग रही। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जब यहाँ पे होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज को फेस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, हमारा तो ये होता है कि पाकिस्तान का एक इमेज बेटर हो, हम बता सकेंगे हम पाकिस्तान से हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा देखना चाहिए हुकूमत को कि अगर इस किस्म की कोई शिकायत आती हैं तो उसको सीरियस नोट पे कंसीडर करना चाहिए। ठीक हो गया। आई सेकंड योर ओपिनियन। बैरिस्टर राशिद असलम, आपने बात की सबसे पहले कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है आफ्टर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई और हमें फतह कामरानी अता हुई, और इसने हमारे लिए एक मज़ीद जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में हमारे लिए जो मज़ीद है रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ है वो खोल दी है पूरे दुनिया में इंटरनेशनल स्केल पर। इसकी बात हमारे लिए ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ प्लस पॉइंट कि पाकिस्तानीज़ को अब एक अच्छे A+ कैटेगरी में देखा जाता है। सर लेकिन मूविंग ऑन, आपने बात की टूरिस्ट की भी, आपने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अलावा जो टूरिस्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से जो आते हैं
उनका भी एक बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पांस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है जब हम में से ही कोई पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करता है एक डार्क एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह आपने बात की कि पुलिस ऑफिसर होते हुए उन्होंने किस तरह से 1 मिनट में अपनी सारी पर्सनैलिटी डाउन कर दी चंद पैसों की खातिर या इस तरह की बात करते हुए। मेरे ख्याल से हुकूमत के साथ साथ हर शहरी को ये खुद से पर्सनली भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और इस तरह की जो सर्टन अनरीजनेबल एक्शंस हैं वो ना ही ले तो बेहतर है। बिकॉज दुबई की जब बात करते हैं तो दुबई में तो लिटरली पाकिस्तानीज़ को बैन कर दिया गया था फॉर सर्टन अनरीजनेबल एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ के लोग वहाँ जाके कर रहे थे, और कुछ ऐसे सर्टन केसेस पकड़े गए हैं सऊदी अरब में भी जाकर कि जो ऐसे प्रोपागेंडास करते हैं या सर्टन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं बैगिंग वगैरह के लिए। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगेन मैं बात करना चाहूँगी। आप जिस फर्म को रन कर रहे हैं, ये बताइए, जब इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो ये टैक्सेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। ये जो हमारा एक नया बजट पास हुआ उसमें सबको ये था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पेस दी जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, क्या कोई नई परसेंटेज आ रही है, कोई नए कानून उनके लिए बन रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो टैक्सेस का इशू है, आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं? देखिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है जो टैक्सेस के हवाले से उन्होंने किया है। स्पेसिफिकली लैंड टैक्स के हवाले से अगर आप बाइंग करते हैं तो आप पे काफ़ी एग्जेम्पशंस हैं, उस पे काफ़ी खुश हैं लोग यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में गई। लोगों को यहाँ से अगर कोई भी उनके पास जो सेविंग्स थी, जो पैसे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। उसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया, क्योंकि ओवरसीज से बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आई। अब उसके बाद थोड़ा सा इशू ये है कि वो प्रॉपर्टी प्राइसेस, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में होता है कि प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन जिस किस्म की गिरावट पाकिस्तान में देखी गई उसकी वजह से लोग थोड़े से परेशान भी हैं। उसमें कुछ अगर इस किस्म का कोई डिपार्टमेंट बन जाए जो फेयर प्राइस को कंट्रोल करे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज जब जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट एजेंट से लेके वो छोटे से लेके बड़ा तक, वो इस कोशिश में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी बेची जाए। वो लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक अंदाज़ा नहीं होता कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्या हैं, कंपैरिजंस का नहीं पता होता। तो मैं ये समझता हूँ इस हवाले से अगर कोई इस किस्म का डिपार्टमेंट विद एन एस्टेब्लिश सोसाइटीज, या जिस जो भी सोसाइटी, जो भी इदारा उसको रेगुलेट करता है, लेट्स सपोज लाहौर में है तो मेरा ख्याल है वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको रेगुलेट कर रही है, या जिस भी शहर में है, तो अगर उनका कोई ऐसा इदारा जो ओवरसीज के लिए उसको नजर रख सके, ओवरलुक कर सके, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा स्टेप होगा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। अगर आप देखें तो ये भी वतन के मोहब्बत में होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि जब वो 10 साल के बाद भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जितने पाउंड्स की ली होती है उतने पाउंड्स की ही बिकती है जब आप कन्वर्ट करते हैं, बट स्टिल पीपल आर बाइंग ओवर देयर, दैट्स मेन थिंग। तो मेरा ख्याल है कि इस जेस्चर को प्रमोट करना चाहिए, और को थोड़ी सी प्रोटेक्शन इस हवाले से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी उसमें एक और मैं आपके तवज्जुह से, कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल। वहाँ पे, तो बिजनेस में उनके साथ धोखा हो जाता है। वो अपनी जो भी कमाई है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसको छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो टाइम होता है कि आप उसको परसू करें उस डिस्प्यूट को। दूसरा, वहाँ का कोर्ट सिस्टम ऐसा है वो उसको इतना लंबा खींच लेता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें, स्पीडी ट्रायल नहीं है। तो पाकिस्तानियों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर वो बिजनेस करते हैं किसी के साथ, किसी वहां पे मुकीम पाकिस्तानी के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस हवाले से कोई स्पेशल ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट में कॉर्पोरेट जो डिस्प्यूट्स हैं उसके हवाले से एक ट्रायल कोर्ट होती है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए अगर कोई स्पेशल कोर्ट हो जाए जो स्पीडी ट्रायल कर दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी, और मेरा ख्याल है इस अमर की वजह से इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे अगर ये सिक्योर हो जाए कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने। और आपने ये जो सजेशन दिए, ये ज़रूर, आई होप कि हुकूमत सुन रही है तो वो ग्रेजुअली इसकी तरफ भी आए और कुछ नए जो कवानीन है इनके हवाले से इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन स्टेज पर जाए। सर, चैरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक मुस्लिम कंट्री है,
जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत कोशिश करते हैं, बल्कि वो एट सर्टन टाइम्स वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो चैरिटी करें या डोनेट करें या उनकी डोनर लिस्ट में हमारा शुमार हो। बिकॉज हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि वो इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में करे, चैरिटी के हवाले से भी पाकिस्तान को सबसे पहले देखे, सिंस पाकिस्तान कम्स इन द डेवलपिंग कंट्री एज करंट पोजीशन। और टैक्स एग्जेम्पशन का भी एक एज होता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ डोनर डोनेट करने का। तो ये बताएं कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज डोनेट करते हैं या कोई जनरल डोनेशंस अपना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान में, तो क्या उनके साथ जो उनके साथ इश्यूज हैं उन पर भी नजरसानी ज़रा कीजिए कि आपने क्या देखा है बीइंग सिटिंग इन यूके। देखिए, एक तो मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ कि यहाँ पे जब भी लोग कोई चैरिटी करना चाहते हैं तो वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, लोगों को दी जाए। जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे जिनके अच्छे नाम हैं उनको भी लोग देते हैं, लेकिन आम तौर पे वहाँ से अगर लोगों को कांटेक्ट कोई करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन करे जो कि बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश ना भी हो, तो फिर भी लोग उनको चैरिटी देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि लोग अपने मुल्क का ख्याल करते हैं, वहाँ पे बसने वाले लोगों का ख्याल करते हैं। हमारी भी यही सिचुएशन होती है कि अगर चैरिटी करना चाहें तो हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान में भेज दें, हमारा मुल्क है, वहाँ पे लोग जिस हालत में हैं, अगर कोई बेहतरी हो सके तो इससे अच्छी बात नहीं होती। बट अब उसमें जो प्लेटफॉर्म है, हुकूमत क्या कर सकती है कि जो सर्टिफाइड चैरिटीज हैं, जिनके अकाउंट्स प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हैं और राइट। जिसमें लोगों को पता हो कि उनके पैसे अगर वो भेजते हैं तो वो सही जगह पे लगेंगे, तो उनका अगर कोई पोर्टल इस किस्म का इजीली एक्सेसिबल पोर्टल ट्रू। पोर्टल हो जहाँ पे लोग जाके अपनी चैरिटी को दे सके, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली बैंक के जरिए अब ट्रांसफर होता है। कैश इकॉनमी कम से कम होती जा रही है डे बाई डे। यूके में लोगों के पास कैश कम होता है तो उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करने होते हैं। तो इस किस्म का अगर सिचुएशन होती है कि जिसमें कोई ऐसा पोर्टल हो जो ये सर्टिफाई करे कि हमने इस चैरिटी को चेक किया है, ये इनके अकाउंट्स हैं, हम इससे सेटिस्फाई हैं, जो भी 100 चैरिटीज या 200 चैरिटीज हैं उसका कोई ऐसा पोर्टल बना दिया जाए और लोगों को ईजी एक्सेस दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक तो बहुत अच्छा होएगा कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चैरिटीज हैं जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, या बहुत सारी ऐसी चैरिटीज हैं जो प्रॉपरली उस सिचुएशन में नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस हवाले से एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक शख्स थे, उनकी दो प्रॉपर्टीज थी, तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टीज बेच के पाकिस्तान में खैराती इदारों को दे दी जाए। तो उसमें बेसिकली यहाँ से ऑब्वियसली एक तो ट्रांसफर का अमल बड़ा मुश्किल था, बट जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटर थे उन्होंने उसको किया, बड़ी मुश्किल से किया। बट उनके लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला था उन चैरिटीज को ढूंढना, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी, उन चैरिटीज को ढूंढना, उसमें डिवाइड करना जो प्रॉपरली काम करती हैं, जो सिर्फ वहां से जेन्युइनली वेजेस या विड्रॉ नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का अगर पोर्टल हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और लोग इस अमर को पसंद भी करेंगे। बाकी हर हुकूमत कोशिश करती है कि ओवरसीज के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम कर सकें, बट अगर ये होता है तो ये एक बहुत फेवर होएगी पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए इजी हो जाएगा उन जगह पे अपनी चैरिटीज को देना जिसको वो समझते हैं कि हुकूमत भी सर्टिफाई कर रही है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। आई वुड सेकंड योर ओपिनियन अगेन कि ऐसा कोई पोर्टल हुकूमत की जानब से ज़रूर हो जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर स्टैंप लगा सके कि जेन्युइन है और इनको चैरिटी दी जा सकती है, और इन रिटर्न आपको टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं। सर, नई नस्ल की बात करते हैं जो कि ओवरसीज़ है, वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए किन चैलेंजेस से गुजर रही है? देखिए, आइडेंटिटी के हवाले से मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे हर प्रोफेशन में, हर जगह पे एक डाइवर्सिटी डाटा हुकूमत लेती है। वो स्पेशल पूछते हैं कि आपका एथिक बैकग्राउंड क्या है, तो लोग पाकिस्तानी लिखते हैं। एक तो ये बात है, बट वो पाकिस्तानी लिखते हैं तो पाकिस्तानी होने के हवाले से इंडिविजुअली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम्स भी यहाँ पे मुनक्कद करते हैं। बट जो हमारी नई जनरेशन है वो ये चाहती है कोई ऐसा मिक्सचर हो कि जिसमें वो जो चाहते हैं वो भी उनको मिले। हमारी पाकिस्तानी नस्ल ये भी चाहती है कि वो पाकिस्तानियों में ही शादियां करें, उस कल्चर में ही रहें, लेकिन उस हवाले से जो हमारी यहाँ की एम्बेसीज हैं वो बहुत पीछे हैं।
आप किसी भी मुल्क में देख लें, एम्बेसीज सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। अगर आप उनके फेसबुक्स देख लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, तो उसमें जो गैदरिंग्स में लोग होते हैं वो 99% वही लोग होते हैं जो पाकिस्तान से आए होते हैं। यंग जनरेशन्स के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते कि उनको इंटेग्रेट किया जाए, उनको पाकिस्तान की तरफ बुलाया जाए या उनको अपने कल्चर से मुतारफ करवाया जाए। हाँ, इंडिविजुअली फैमिलीज इंडिविजुअली यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम्स होते रहें, बताया जाए अपने कल्चर के बारे में, बट हुकूमती सतह पे कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनको अट्रैक्ट कर सके जैसे बाकी मुल्कों में होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है हुकूमती लेवल पे कि एम्बेसीज में कोई इस किस्म के प्रोग्राम हो जो स्पेसिफिकली यहाँ की जनरेशन के हवाले से हो, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। डजेंट मैटर, म्यूजिकल प्रोग्राम हो सकता है, म्यूजिकल प्रोग्राम में इंग्लिश सॉन्ग्स हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे बच्चे गाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर हैं जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने इंटरनेशनली फेम कमाई है, उनको बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। या और कोई इस किस्म के डिस्कशंस हो, कैरियर बेस्ड डिस्कशंस हो जिसमें वो आगे जा सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी नई नस्ल को इजीली आप अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उनकी ईजी हो सकती है पाकिस्तानी कल्चर के साथ। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। बाकी पिछली 3 नस्लों से जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, ये फ़ख्र की बात है कि अभी भी वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। यूके में, यूएसए में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, बट वहाँ पे भी मोस्टली वो लोग, वो बच्चे जो वहाँ पे हैं अभी जवान हो रहे हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। बट पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वो कितना उनको मतवज्जे करती हैं, ये सबसे अहम काम है, सबसे अहम अमर है। उनके कोई ऐसे डेलीगेशंस हों कि जो पाकिस्तान जाएं, यहाँ से स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं उनको ले जाया जाए, कोई हुकूमती सतह पे उनको राइट। फैसिलिटेट किया जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल होगा पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अगर वो करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। सर, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इस्लामोफोबिया, आपको क्या लगता है कि इस तरफ जा रहे हैं या नहीं? टू बी ऑनेस्ट कम हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मसाजिद में बहुत सख्ती हुई है। वो थोड़ा चेक भी करते हैं कि जो इमाम मस्जिद या बाकी लोग क्या खुतबा दे रहे हैं। तो काफी बेहतरी हुई है, अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है। जो पहले बात होती थी उस तरह नहीं है। अब जो यंग लोग हैं वो प्रोएक्टिवली एजुकेशन की तरफ या बाकी चीजों में जा रहे हैं। आप देखें कितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो रहे हैं, कितने काउंसलर्स हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स बन रहे हैं, कितने लोग लॉयर्स बन रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी में। यही मेन होते हैं जो कम्युनिटी में एक लीड करते हैं कम्युनिटी को पॉलिटिक्स वगैरह में। तो इस हवाले से जो मजहबी अंसर है वो कम हुआ है पिछले 10-15 साल में, 20 साल में। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ पकड़ दकड़ भी हुई थी पिछले 10-15 साल पहले जब यहाँ पे धमाके वगैरह हुए थे। तो इस वजह से भी अब काफ़ी सख्ती है, वालिदैन भी अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपने बच्चों पे प्रॉपरली एक तरह की एक सर्विलियंस अच्छी। रखते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है। राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि बेटर हो रही हैं, वर्स नहीं हो रही। इस्लामोफोबिया कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस हवाले से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ भी जाएं, जैसे अब अगर मैं यूके की मिसाल दूं तो उर्दू और पंजाबी हर जगह पे मिलते हैं लोग। एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोल दी जाती है, एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो यहाँ पे बेस्ड है। तो उस कम्युनिटी अपने आप एक दूसरे के साथ इंटैक्ट है। तो इस हवाले से भी काफी असर पड़ा है कि लोग उस तरफ इस्लामोफोबिया कम जा रहे हैं। ठीक हो गया सर, बात करते हैं अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। अपनी, मैं कह सकती हूँ कि वो डेकेड्स या अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश भी करते हैं, लेकिन इन द एंड, बाय द एंड ऑफ द डे, वो वापस आना प्रेफर क्यों करते हैं? अपनी ज़िंदगी का जो लास्ट हिस्सा होता है, लास्ट सेंचुरीज होती है, वो यहाँ पे क्यों प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पर गुजारें? ऐसा क्यों? मैं थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें, आपकी इजाजत से एक मिसाल अगर आप मुनासिब समझे तो मैं दे दूं। प्लीज़। हमारे पास एक लॉयर हैं पैट्रिक, वो काम करते हैं यहाँ पे। वो बड़ी छोटी उम्र में आ गए थे। ही इज फ्रॉम अफ्रीका। तो मैंने एक दिन बैठा हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खूबसूरत जगह कौन सी लगती है जहाँ तुम हॉलीडेज पे जाना चाहो। कहता कि मेरा अपना शहर जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। तो
तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म की जब चीज होती है तो आप ये समझ सकती हैं बड़ी इजीली कि लोगों की अटैचमेंट। प्रेफरेंस क्या या होती है, अटैचमेंट क्या जी। होती है। तो वो एक नेचुरल अटैचमेंट होती है कि लोग जब यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं वो ये समझते हैं कि वो कुछ ना करके भी पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उसके और भी कुछ फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे ड्राइवर आपके पास मौजूद होता है, घर में काम करने वाले मौजूद होते हैं, बहुत अच्छी आसाइशें चीज़ें, जी काफ़ी हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म के एम्प्लॉयज को, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि लोग वहाँ पे सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बुढ़ापा अपना सुकून से गुजारना चाहते हैं, उन गलियों में, उन शहरों में जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है, उन दोस्तों के साथ जहाँ पे वो पले बड़े होते हैं। तो एक नेचुरल फिनोमेना भी है कि इंसान जहाँ पे पैदा होता है वहाँ वापस जाना चाहता है। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बाइंग, घरों की बाइंग भी करते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इस आस में जाते हैं कि हम अपना अच्छी लाइफ अब वहाँ पे गुजारेंगे। हमने अपनी मेहनत जो थी, जो एक पोर्शन लाइफ का होता है अराउंड 30 ईयर्स का, यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि आप 30 ईयर्स मेहनत करते हैं तो उसके बाद आप वो सेटल हो जाते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं, जाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है। बाकी पाकिस्तानी वहां पे जाते रहेंगे, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में कभी रहें। अगर सिस्टम्स बेटर हो जाएं तो आपका उससे भी यही अच्छे प्लान मौसम, है उससे इन खूबसूरत मुल्क फ्यूचर? नहीं है। मेरा कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा इधर काफी स्प्रेड कर लिया इधर यूएसए में, तो इस वजह से मेरा थोड़ा कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कभी जिंदगी में चांस मिला तो मैं पाकिस्तान रहना पसंद करूंगा। लाहौर मुझे बहुत पसंद है, लाहौर की खूबसूरती, उसकी गलियां। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है वहां पे, ये एक थोड़ा सा इशू है जो मैंने अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था पिछले साल, तो मैंने नोट किया। लेकिन उसकी मैनेजमेंट हो जाए तो कितना बड़ा इशू नहीं हो है कि वो मैनेज ना हो सके, क्योंकि लंदन में तो गलियां लाहौर की गलियों से बहुत छोटी हैं, और लंदन में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है, तो बड़ी इजीली मैनेज हो जाती है। तो लाहौर में उसको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जिस तरह हर बंदे की ख्वाहिश है, हमारी भी अंदर से ख्वाहिश जरूर है। अब देखते हैं कि आगे मुकद्दर में होता है या नहीं होता। ठीक हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो यूजुअली दूसरे ममालिक में रहना प्रेफर इसलिए करते हैं ज़िंदगी के अपनी बीच वाले हिस्से में। दे यूज़ इट एज अ टूल जो बाकी कंट्रीज़ है, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, और फिर जो उन्होंने अपने आप का जरखेज़ बनाया होता है, हम जो कह सकते हैं उनका जो ट्रेजर होता है, उसको दोबारा वो पाकिस्तान ले आते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। बाय द एंड ऑफ द डे दे कम टू देयर ऑन नेशनलाइज्ड, मतलब बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन, कम बैक टू पाकिस्तान। से शादियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई के हवाले से बाहर प्रेफरेंस करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनको वो एक्सपोजर, वो माहौल, नो डाउट इंटरनेशनल कंट्रीज़ का, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एशियन सोसाइटीज़ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन शादियों के मामले में वो पाकिस्तान में ही क्यों ढूंढते हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी है, उसकी रवायात होती हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे बच्चे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से दुल्हन लेके आएं, या कोई लड़की है तो कोशिश करते हैं दूल्हा लेके आएं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी भी होती है कि वहाँ पे लोग उनको पता होता है कि अगर कोई शख्स वहाँ पे आएगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि निभ जाएगी, पूरी जिंदगी इजीली गुजर जाएगी उस शख्स के साथ या उस औरत के साथ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे रवायात के हवाले से, ट्रेडिशंस के हवाले से एक रिस्पेक्ट का आंसर होता है ख़वातीन और मर्द में। तो ये एक प्रेफरेंस की वजह है कि लोग वहाँ पे शादियां करना चाहते हैं और उस कल्चर के साथ जुड़े रहना भी चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी शादी करते हैं अपने बच्चों की वहाँ पे, कि खानदान आपस में कनेक्टेड रहता है अपने भाइयों के या बहनों की बेटियों के साथ या बच्चों के साथ या रिश्तेदारान में कहीं भी। तो एक कनेक्शन रहता है उनके आने जाने का, वो जो ताल्लुक है वो नहीं टूटता। ये एक बहुत बड़ी वजह भी होती है। और एक आखिरी चीज के जो वालदेन अपने बच्चों की करते हैं, उनको थोड़ा सा होता है कि अगर दुल्हन वहां से आएगी थोड़ी खिदमत कर लेगी उनकी, थोड़ा अच्छे तरीके से उनको डील कर लेगी, ट्रीट कर लेगी, तो कोई फैमिली लड़का आएगा तो वो ओरिएंटेड भी इज्जत सोच। करेगा। तो ठीक। ये भी एक अहम फैक्टर है। ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान में अपने बच्चों की शादियां की जाएं, या लड़के लड़कियां भी प्रेफर इसी वजह से करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग हुई, इससे पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो
अपग्रेड हो गया है बिकॉज पाकिस्तान ने फतह हासिल की इस जंग में, और पाकिस्तान का जो स्टेटस है इंटरनेशनल स्केल पर, हम देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ की है, पाकिस्तान को प्रेज़ किया है, और पाकिस्तान को अपनी गुड बुक्स में वो रखते हैं यकीनन। तो आप बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो ऑल अराउंड, हम यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं स्पेसिफिकली, वो एज अ ब्रिज, एज अ मीडिएटर किस तरह से पाकिस्तान और इंटरनेशनल कंट्रीज़, या चले यूएसए हम कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और यूके में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एज अ ब्रिज, कैसे वो और मज़ीद रिलेशनशिप्स को उभार सकते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज में बैठे हुए हैं वो एक एम्बेसडर का किरदार अदा कर सकते हैं, वो एजुकेट कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी बैठे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो एबियंस है वो गलत है, क्योंकि कोई भी पार्टी उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के जो शिके हैं उसमें वो उसको खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया है। और दूसरी बात ये है कि एक मुल्क का पूरे पानी पे इन्हिसार है, तो वो आप किसी भी मुल्क को बंजर नहीं इस तरह कर सकते। तो इस हवाले से अगर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाएं या अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाएं ताकि पाकिस्तानी बैठ के आगे बाकी नेशनलिटीज में बात कर सकें, क्योंकि लकीली आप कह लें कि अब हम उस फेज से, जो पाकिस्तानी हैं उस फेज से गुजर चुके हैं जो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है। यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी जगहों पे बैठते हैं, अच्छे उनके रिलेशंस बासर हलकों में हैं। तो अगर एक प्रॉपरली एक आर्गुमेंटिव सिचुएशन ला के बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपना मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का अपना स्टैंड रॉन्ग है इस वक्त पूरी दुनिया में। उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने अटैक किया जिसकी बेसिस नहीं थी, कि वो पाकिस्तान ने, अगर देखें कि जब ये अटैक हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान ने ऑफर किया कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस में चले जाएं, जो उन्होंने कबूल नहीं किया या उन्होंने फिर भी अटैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया, मैं ये मुअत्तल कर दिया है, जो भी आप उसको नाम दे लें। बट वो तो एक बेसिस है, इंसान उसकी वजह से जिंदा है, अपनी ज़मीनें काश्त होती हैं, एक पानी जरिया है मुआश का वहाँ पे। तो एक प्रॉपर उस हवाले से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम लीगली भी उसमें स्ट्रांग हैं और मॉरली भी स्ट्रांग है। तो सिर्फ ये है कि मैसेज डिलीवर करना जरूरी है। जहाँ पे भी पाकिस्तानी बैठे हैं, जिस भी गैदरिंग में बाहर के लोगों के साथ बैठते हैं, तो वो ये बात जरूर करें, ये इशू जरूर जो है उजागर करें कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस हवाले से हुकूमत को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है प्रोग्राम्स के जरिए। पाकिस्तानी यहाँ पे भी बैठ के पाकिस्तानी ही चैनल देखते हैं, तो अगर उन चैनल्स में एक देखें कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, तो हुकूमत अगर चाहे तो चैनल्स को कह सकती है 10 मिनट आप कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उस पर। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पैगाम बहुत मुअस्सर हो सकता है, पाकिस्तानी ओवरसीज उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारी 38.3 बिलियन की रेमिटेंस हर साल जाती है पाकिस्तान में। अब उसमें से ये फिगर मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है इससे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि लोग और भी सोर्सेज यूज करते हैं, किसी के थ्रू पैसे भेज देते हैं, कोई और भी काफी सारी तरीके से रकूम जाती हैं पाकिस्तान में। तो अगर एक प्रॉपर वे बना दिया जाए, एक इजी वे बना दिया जाए जिसमें कटौती कम हो, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में और रेमिटेंस जा सकती हैं और रकूम जा सकती हैं पाकिस्तान में, और खुशहाली आ सकती है। तीसरा पाकिस्तान में देखिए हमारे पड़ोस में इंडिया है, उन्होंने आईटी में बहुत पैसा कमाया। उनकी एक स्टेट केरला है, उसने जितना पाकिस्तान का बजट है उतना पैसा कमाया एक साल में आईटी एक्सपोर्ट्स के जरिए। बांग्लादेश अब ऊपर आ रहा है आईटी एक्सपोर्ट्स में। तो पाकिस्तान को राइट। सिर्फ थोड़ा सा कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, वहां पे जो आईटी टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं उनको कनेक्ट करने की जरूरत है ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ। अगर वो कनेक्ट कर देते हैं तो एक सर्विसेज बहुत अच्छी यहाँ पे पूरी दुनिया में प्रोवाइड हो सकती हैं। इससे ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी फायदा होगा, और वहां पे जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं या आईटी करके बैठे हुए हैं, उनको भी, उनके भी फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आपने शुरू में ये बात भी की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंटेरियन हाउसेस में, वो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रा सी अनफेयर है, वो सेटिस्फाई नहीं है।
तो मुझे ये बताइए, आपने ड्यूअल नेशनैलिटी की बात की कि उनको स्किप करनी पड़ती है अगर उनके पास एक और नेशनैलिटी हो किसी और ममालिक की, वो सिर्फ एज ए पाकिस्तानी सिटीजन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ड्यूअल नेशनैलिटी हो तो वुड इट जस्टिफाई बीइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, बीइंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान्स पॉलिटिकल इंडस्ट्री, आई वुड से? जहाँ पे भी जो लेजिस्लेशन होती है तो वो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को देख के होती है। तो पाकिस्तान में जो ये लेजिस्लेशन हुई जिसके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को बाहर कर दिया गया, उन पे पाबंदी लगा दी गई कि वो पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा नहीं ले सकते या बाकी चीजों में नहीं जा सकते, वो उन चंद लोगों की वजह से थी जो करप्ट अनासर थे, जो बेसिकली पाकिस्तान में थे लेकिन उन्होंने यूरोप के या बाकी मुल्कों के पासपोर्ट लिए हुए थे। उसमें अगर ज्यादा तादाद देखें तो थी जिन्होंने कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया और थोड़े से लोगों की वजह से आपने लेजिस्लेशन चेंज कर दी। मैं ये समझता हूँ कि इस लेजिस्लेशन को रिवर्ट होना चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी की लेजिस्लेशन खत्म होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग, हमारे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनकी तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारे इतने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हैं, यूके के पासपोर्ट भी हैं, और यूके की पार्लियामेंट में वो बैठ के रोजाना बात करते हैं। यहाँ पे मेयर्स हैं, यहाँ पे काउंसलर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के आला ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक। पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ इस तरह का सौतेला सलूक क्यों? अभी अगर आप रिसेंटली देखें कि इंडिया ये कंसीडर कर रहा है कि उनका वो जो बैन था ओवरसीज का वो उसको खत्म करें, कि आप दो नेशनलिटीज रख सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पे पूरी दुनिया चेंज हो रही है और जहाँ पे आपका वो सरमाया जो ओवरसीज होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है बाहर की सोसाइटीज में काम करने का, वो अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो उनके मुआशी प्रॉब्लम्स भी उस तरह के नहीं होते कि वो करप्शन करें या इस किस्म की चीज करें। तो अब वो उस पूरे पोर्शन को आपने साइड पे कर दिया इस लेजिस्लेशन की वजह से। अगर उस पूरे पोर्शन को यूज किया जाए, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इतना कमा चुके हैं, उनकी स्किल्स भी हैं, अगर वो वहां पे किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उनको करने देना चाहिए, या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए। ये इस किस्म की पाबंदी जो है वो गलत है। वो अब नहीं तो कुछ आप कह लें 20 साल में 30 साल में कोई भी बाशऊर कोई आएगी हुकूमत, वो इसको कंसीडर करेगी। इस तरह होता नहीं है पूरी दुनिया में कि आप एक पासपोर्ट की वजह से एक पूरे प्रोसेस से उन लोगों को बैन कर दें महरूम कर जो दे। एक बहुत ठीक। बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेच रहे हैं। ट्रू ट्रू। जबरदस्त, बहुत उम्दा बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो टुडे एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। सो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर राशिद असलम, डायरेक्ट यूके से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इन्होंने बहुत से मसाइल बताए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो कि इस वक्त करंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वो देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत से हमने क्या अपील की वो भी आपने जानी। लेकिन दिस इज़ एन अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन, ये चलती रहेगी। दोबारा मुलाकात होगी बुशरा खान लाइव में। स्टे ट्यून्ड।